जी हाँ, क्या आज बागपत की 108 बीघा जमीन के विवाद का निपटारा हो जाएगा? इस बड़े सवाल के साथ आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। लाक्षागृह या मजार, आज बड़ा फैसला आने जा रहा है। कौरवों का लाक्षागृह या कब्रिस्तान, आज इस सवाल का जवाब अदालत से आने वाला है। यूपी के बागपत में खुदाई में मिले सबूत बहुत कुछ कहानी बयां कर रहे हैं। उन्हीं सबूतों और तथ्यों के आधार पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। टीवी 9 भारतवर्ष आपको आज के फैसले से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले देगा। साथ ही 4500 साल पुराने इतिहास की पूरी तस्वीर भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि सवाल कई हैं और सवाल महल की दीवारें क्या कर रही हैं, ये एक पहला सवाल है जिस पर आज उम्मीद है कि जिला अदालत की तरफ से कुछ स्पष्ट बात कही जाएगी। दूसरा बड़ा सवाल, 4500 साल पुराने बर्तन क्या बता रहे हैं? तीसरा बड़ा सवाल, मानव कंकाल की गवाही से क्या निकलेगा? ये तीसरा बड़ा सवाल है। जी हाँ, और कई बड़े अहम सवाल हैं जिनकी उम्मीद है कि आज इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। 100 फीट ऊंचे टीले के नीचे आखिर क्या मिला? 71 सालों में एएसआई ने क्या कुछ देखा? क्योंकि इस जगह पर एएसआई की खुदाई से भी बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आज इस विवाद के निपटारे की तरफ हम बढ़ेंगे? बागपत की कोर्ट का जो फैसला आएगा उस पर सबकी नजरें होंगी। इसी से जुड़ी बड़ी खबर, बागपत के लाक्षागृह पर आज आएगा फैसला। आज तय होगा लाक्षागृह है या कब्रिस्तान। बागपत की जिला अदालत का फैसला आना है आज। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी हैं और अपने अपने साक्ष्य से भी वाकिफ कराया है अदालत को। 53 साल से जारी है दोनों पक्षों का यह विवाद और आज इसके निपटारे की तरफ हम बढ़ेंगे क्या? यह है बड़ा सवाल। क्या अदालत से इस विवाद के निपटारे को लेकर कोई बड़ा फैसला आने वाला है? और आइए, बहुत जरूरी है यह समझ लेना कि यह पूरा मामला, पूरा विवाद आखिर है क्या? लाक्षागृह या कब्रिस्तान? ये देखिए, यही वो जगह है। 108 बीघा जमीन है ये बागपत में, जिसको लेकर सालों से विवाद चल रहा है। बागपत के बरनावा में 108 बीघा जमीन पर यह पूरा विवाद चल रहा है। साल 1970 में मुकीम खान ने एक मुकदमा दायर किया था और यह पूरा मामला अदालत की चौखट तक वो ले गए थे। लाक्षागृह गुरुकुल के संस्थापक कृष्णदत्त महाराज को इसमें पक्षकार बनाया गया, उन्हें पार्टी बनाया गया। लाक्षागृह टीले पर शेख बदरुद्दीन की मजार का भी दावा किया जाता है कि यहां पर शेख बदरुद्दीन की मजार थी। सबूतों के आधार पर पांडवों का लाक्षागृह, यह हिंदू पक्ष का दावा है, क्योंकि इस जमीन को, पांडवों के लाक्षागृह को महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। हिंदू पक्ष का दावा खुदाई में मिले साक्ष्यों पर आधारित है, सबूतों पर आधारित है। साक्ष्य हजारों वर्ष पुराने हैं और सीधे तौर पर हिंदू आस्था से जुड़े हुए हैं। महाभारत कालीन कई साक्ष्य यहां से बरामद हुए हैं। आज 53 साल बाद बागपत की जिला अदालत इस पर फैसला सुनाने जा रही है और यही वजह है कि सबकी नजरें बागपत कोर्ट पर हैं। दोनों ही पक्षकार मुकीम और कृष्णदत्त का निधन हो चुका है, यानी इस मामले को वो जो दो लोग अदालत में लेकर गए थे 1970 में, आज वो हमारे बीच नहीं हैं, क्योंकि इतना वक्त लग गया, इतना टाइम गुजर गया इस कानूनी लड़ाई में। और इस बीच 2 बार एएसआई की बाकायदा खुदाई भी हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की और कई साक्ष्य जुटाए। इन साक्ष्यों को भी अदालत के समक्ष रखा गया है और उसके बेसिस पर भी हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये महाभारत कालीन सभ्यता से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा इलाका है और ये जो जमीन है इस पर हक हमारा है। अब देखिए लाक्षागृह की लड़ाई कहां तक पहुंची है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि यहां पर दरगाह और कब्रिस्तान है। हिंदू पक्ष कहता है कि टीला महाभारत कालीन लाक्षागृह है। वो लाक्षागृह जो आपने अगर महाभारत पढ़ी होगी, देखी होगी, तो पांडवों के लिए जो लाक्षागृह बनाया गया था उसका जिक्र किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बाकायदा जमीन किसकी है यह दर्ज है, फिर इस पर विवाद क्यों किया जा रहा है? हिंदू पक्ष की दलील है कि ऐतिहासिक टीले का इतिहास जो है वो काफी पुराना है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हक हमारा है।
कृष्णदत्त महाराज बाहरी थे, यह भी दलील रखी गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से। हिंदू पक्ष ने क्या कहा, सुरंग और अन्य अवशेष इसके प्रमाण हैं, यानी एसआई की खुदाई में जो प्रमाण सामने आए हैं उनको हिंदू पक्ष आधार बना रहा है। मुस्लिम पक्ष देखिए कहता है कि कब्रिस्तान को खत्म किया गया, पहले यहां पर कब्रिस्तान था उसे खत्म कर दिया गया। हिंदू पक्ष कहता है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरा मुआयना किया है। मुस्लिम पक्ष की दलील, कृष्णदत्त हिंदू तीर्थ बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा न्यायिक अधिकारी मौके पर आकर देखें, यह हिंदू पक्ष कह रहा है। इसके अलावा देखिए साक्ष्य कोर्ट में दे दिए गए हैं। मुस्लिम पक्ष भी यह कह रहा है कि जितने साक्ष्य सबूत हैं उनके पक्ष वाले वो भी हमने अदालत में सबमिट किए हैं, कोर्ट को लाक्षागृह के प्रमाण दिए हैं, यह हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया। यानी दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। अब देखना यह होगा कि इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद अदालत का रुख क्या होता है। निधि, बिल्कुल, लाक्षागृह की ये लड़ाई है और क्या ये लाक्षागृह रहा या फिर अब मजार है, इसी पर ही मामला 53 साल से अदालत में है और आज इस पर बागपत जिला अदालत का फैसला भी आना है। हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हैं तमाम खास मेहमान। राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू धर्मगुरु के तौर पर, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, दिनेश कपूर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इतिहासकार के तौर पर, जो बताएंगे लाक्षागृह का इतिहास क्या रहा महाभारत काल से। हमारे साथ दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, इस वक्त बागपत से हमारे साथ जीत भाटी भी जुड़ रहे हैं और साथ ही सुमन भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके पास चलेंगे। सुमन, मैं पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि आज फैसला आना है बागपत जिला अदालत का। कितने बजे ये फैसला आएगा? मैं जीत के पास चलूं उससे पहले आपके पास कुछ लोग हैं इस वक्त। मैं जीत के पास चलूंगी जो कि अदालत के बाहर से इस वक्त है। आपके पास कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कीजिए। ये विवाद बहुत लंबा है, 53 साल से ये विवाद जारी है, लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी मैं उसी लाक्षागृह टीले पे जो ब्रह्मचारी जी महाराज ने जो आश्रम बनाया उसी आश्रम में मौजूद हूँ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो आश्रम के हैं इसी लाक्षागृह टीले पे ये आश्रम बना हुआ है, जिन्हें सबसे पहले मुकीम खान ने वादी बनाया था। जिन ब्रह्मचारी जी महाराज को उन्होंने इसी आश्रम को स्थापित किया था। आप देख सकते हैं कि बाकायदा निधि फैसले के दिन आज यहाँ पे सुबह से ही यज्ञ और हवन किया जा रहा है कि किसी तरह से फैसला उनके ही हक में आए। ये तमाम लोग यहाँ पर हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपको, आज क्या उम्मीद है? आज फैसला आने वाला है और मैं समझता हूँ कि जैसे हम तो वैदिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, वही परमपिता परमात्मा हमारा आचार्य, राजा, गुरु और न्यायाधीश है संसार के क्षेत्र में। 53 वर्षों बाद क्या लग रहा है कि फैसला आप लोगों के पक्ष में आएगा? हाँ, पक्ष में तो निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि यहाँ जो न्यायालय में लोग बैठे हमारे न्यायाधीश, तो वो सब जानते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है और जो वो फैसला देंगे हमें वो मान्य है। क्या आचार्य जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा आगे आ जाइए, कि क्या लगता है कि जो एएसआई ने खुदाई की, जिस तरह से आप लोगों ने कहा जो लाक्षागृह मौजूद है 5000 साल पुराना, तो क्या माना जाए कि फैसला आज आप लोगों के पक्ष में आएगा? हाँ, ये संदेह नहीं है, फैसला तो अनुकूल ही होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो ये दावा करता है कि शेख बदरुद्दीन का यहाँ पे मज़ार है, कब्रें हैं, इस आधार पे उनका ये पूरे 108 बीघे टीले पे उनका हक बनता है, इस पर आपका क्या कहना है? 5500 वर्ष इसमें महाभारत को हो गई, तब से ये लाक्षागृह बनाया गया था और पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह बनाया था। 5 गांव श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए मांगे थे, उसमें बरनावा भी एक गांव था। ये बरनावा जिस गांव में अभी हम लोग मौजूद हैं। जी जी, ठीक है। तो ये लोगों की राय जो है वो निकलकर क्या सामने आ रही है, सुमंत कुमार ने आपको बताया लोगों से बात करके, और बागपत के बरनावा में ही इस वक्त सुमंत कुमार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन आज सबकी निगाहें होंगी जिला अदालत पर। बागपत जिला अदालत से हमारे संवाददाता जीत भाटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जीत, 53 साल पुराना यह विवाद, उम्मीद की जा रही है कि जिला अदालत का जो फैसला आएगा उससे इस विवाद का निपटारा हो जाएगा। क्या अपडेट वहां से दे सकते हैं आप? बिल्कुल, देखिए आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि 53 साल से जो एक जंग चली आ रही थी, देखिए इस मामले को देखें तो महाभारत से जुड़ा हुआ बताया जाता है। तो इस मामले पर एक महाभारत चली आ रही थी कानूनी रूप से, जो कि 15 मई 1970 को सबसे पहले जो है मेरठ में मुकीम खान ने जो है वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति है, वहाँ पर शेख बदरुद्दीन की मजार है, उनके अनुयायी हैं, उनकी मजार है, यानी कि वहाँ कब्रिस्तान है। तो ऐसे में उन्होंने मालिकाना हक मांगा था। तो वहीं दूसरी तरफ जो आचार्य थे उनकी तरफ से कहा गया कि इसका जो सरोकार
है वो महाभारत के समय से उसके साक्ष्य मिलते हैं। उन्होंने इसके पीछे बताया कि जो एक षड्यंत्र था कौरवों द्वारा पांडवों को खत्म करने का, क्योंकि 5 गांव मांग रहे थे, तो ऐसे में लाक्षागृह बनाया गया था, उसके साक्ष्य मिलते हैं। और देखिए जो भारत पुरातत्व विभाग है वो भी इस बात की तस्दीक करता है कि वहां पर इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जो कि महाभारत कालीन है। यानी कि जो लाक्षागृह है, जिस जगह की ये बात चल रही है, जो कि 108 बीघे पूरी जमीन है, वहां पर उसका मालिकाना हक किसको मिले, इसको लेकर कोर्ट में बेहद अहम जो है उस पर सुनवाई है। आज का दिन बेहद अहम है। उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस मामले में कोर्ट जो है वो निपटारा करेगा, क्योंकि देखिए 5-10 जी जल्दी से ये बता दीजिए कि अभी के सरकारी दस्तावेजों में मालिकाना हक इस जमीन पर 108 बीघा जमीन पर किसका है? एक बार आपने सवाल दोहराएं। जी, मैं ये चाह रहा था चर्चा शुरू करने से पहले आप ये बता दें कि सरकारी दस्तावेजों में, यानी अभी तक के साक्ष्यों सबूतों की जो दलीलें हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन अभी के सरकारी दस्तावेजों में 108 बीघा जमीन पर मालिकाना हक किसका है? सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारे दस्तावेजों में इसका जिक्र है क्या ऐसा? देखिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो मुकीम थे उन्होंने यही दावा किया था कि वक्फ की ये ज़मीन है, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ आश्रम बन रहा है, उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही है, उसे धार्मिक स्थल बनने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एएसआई ने वहाँ पर खुदाई भी की। खुदाई के अंदर जो सबूत मिलते हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसका जो सरोकार है वो महाभारत के समय से है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं और ये पक्ष पेश किए गए थे अदालत के समक्ष, सबूत पेश किए गए अदालत के समक्ष, और सबूत आए एएसआई के जरिए, यानी जो सर्वे हुआ 2018 से दरअसल ये सर्वे को आगे बढ़ाया गया। डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए। सबसे पहले जो हिस्टोरियन हमारे साथ इतिहासकार जुड़े हुए हैं, दिनेश कपूर जी, मैं आपसे शुरू कर रही हूँ इस डिबेट की। ये जो एएसआई ने अपने सबूत रखे इस पूरे मामले पर, जब 2018 से यहाँ पर तल्लीनता से खुदाई शुरू हुई तो क्या कुछ सामने आया, क्या इतिहास कहता है? इतिहास शुरू होता है 5000 साल, अराउंड 5000 साल पहले से। लक्षग्रह का बनाने का एक महल बनाया गया था लक्ष्य धातु से, जो आसानी से जल जाती है। दुर्योधन चाहता था कि पांडव उसमें जल के खाक हो जाएं, कुंती समेत, उनकी माँ समेत। तो अपने पिता को उसने मनवाया किसी तरीके से कि वो पांडवों को बागपत में बनावा, जहाँ पर ये अपने पिता यानी धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र को, सॉरी, तो उनको मनवाया कि आप पांडवों से कहिए कि वो वहाँ जाके रहें, उनके लिए एक महल वहाँ बनवा दीजिए। तो ये बनवा दिया गया, पर विदुर ने ये भांप लिया था कि इनको जलाने का निर्णय लिया गया है। तो उन्होंने युधिष्ठिर से ये बात लीक कर दी कि इस तरीके से तुम्हारा अनिष्ट हो सकता है। और अगर कभी उन्होंने इस तरीके से कहा कि अच्छा ये बताओ कि अगर किसी महल में आग लग जाती है तो वहाँ कौन बचता है? तो उन्होंने कहा चूहे बचते हैं जो सुरंग बना के खोद के या अपना बिल में घुस जाते हैं, बिल के थ्रू चले जाते हैं। तो उन्होंने ये वाली बात, ये वाला हिंट लिया और विदुर ने कुछ अपने मजदूर भी भेजे जो उनकी गुफा है उसको बनाने में उनकी मदद करने लगे। ये गुफा करीब 1.5 किलोमीटर लंबी थी और 1.5 किलोमीटर लंबी गुफा थी, और आप बता रहे हैं हजारों साल पुराना इसका इतिहास है। ये लड़ाई लंबी चली आ रही है, 1970 से अदालत की चौखटों पर है ये विवाद। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, क्या कुछ निष्कर्ष, क्या कुछ हल निकलता हुआ नजर आ रहा है इसका? देखिए समीर साहब, मैं एक बात कहूँगा, जब जो हमारा सुन्नी वक्फ बोर्ड है, जब उसमें ये जो संपत्ति है 108 बीघे की, ये वहाँ पर दर्ज है और ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का इसका दावा भी है और ये उन्हीं की ज़मीन भी है। मगर ये बार बार जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और मोहन भागवत जी ने भी इतना अच्छा बयान दिया था कि आप जो है मस्जिदों में जो है मंदिर तलाशना बंद कर दें। अब तक तो मस्जिदों में तलाशा जा रहा था भगवान जी को, अब जो है कब्रिस्तानों में भी ढूंढने लगे उनका इतिहास। हाजी साहब, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, किसी जमीन के विवाद के निपटारे के लिए अदालत में जाने का हक तो है ना किसी भी पक्ष के पास? बिल्कुल, सबको अधिकार है। मगर ये मेरी बात समझने का, ये पूरा जो है ज़मीन का विवाद है। असली बात, ज़मीन कब जाना चाहते थे वो जो गुरुजी थे वहाँ पर, जिनका देहांत हो गया, वो पूरे 108 बीघे ज़मीन बहुत बड़ा महत्व रखती है वहाँ पर। और ये सारा चीज़ वहाँ पर कब्रिस्तान है। अब
आप कहने लगे, कल को कोई चीज़ कहने लगे, तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि किसी तरीके से विवाद खड़ा किया जाए। और देखिए मामला कोर्ट में है, कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सब मानेंगे, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजकुमार थोड़ा सब्र शास्त्री जी, रखिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राजकुमार शास्त्री जी, कहा जा रहा है ये तो कब्रिस्तान है और यहाँ पर जबरदस्ती विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। देखिए, सबसे पहले आपको उस इतिहास को समझना होगा। लाक्षागृह का निर्माण आज से 5000 वर्ष से भी अधिक पहले किया गया और इस्लाम धर्म की स्थापना 1400 वर्ष के लगभग समय हुआ है। लाक्षागृह का निर्माण तब किया गया जब इस्लाम धर्म था ही नहीं, उसकी स्थापना से भी कई हजार वर्ष पहले। अब ऐसी स्थिति में मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय करनैल सिंह साहब से निवेदन करूंगा, वह सरकार से एक मांग करें, आंदोलन करें इसके लिए कि सरकार ऐसा कानून बनाए जी जगह जगह दरगाह बनाने की प्रथा बंद हो। यह केवल जमीन को घेर करके अपना अधिकार जमाने का एक षड्यंत्र है और यह कानून आज नहीं तो कल सरकार को बनानी पड़ेगी। शास्त्री जी, ये तो आप बहस को किसी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ पर तो बात तीर्थों का शुद्धिकरण नहीं, यहाँ पर तो बात 100 बीघे से ज्यादा उस जमीन की हो रही है जिसको लेकर विवाद चल रहा है 1970 से। समीर भाई, मैं यहाँ पर हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, बाकी सारी दरगाहों को जोड़ने का तो इसमें कोई रीजन ही नजर नहीं आता। शास्त्री जी मेरी बात सुनिए एक मिनट। समीर भाई आपसे पहले, अच्छा शास्त्री जी सुनिए, अरे सर सुन तो लीजिए, जमीन को अपने अधिकार में शास्त्री जी सुनिए, सुन तो लीजिए। कानून बनाना 1970 से जो पहले के हमारे हिंदू भाई थे, क्या उन्हें मालूम नहीं था ये बात? आप जमीन क्या 1970 में ये बात विवाद खड़ा करा गया? तो इस पर भी तो बात चर्चा करिए ना। और पास करवा, क्या 1970 से पहले के हिंदुओं को भाइयों को क्या पता नहीं था कि वहां पर ये वाला अपना कोई धार्मिक स्थान है? हाजी साहब बीच में ना बोलिए। राजकुमार शास्त्री जी, राजकुमार शास्त्री जी, एक मिनट। राजकुमार शास्त्री जी, मुद्दे पर तो आए। आप देश की सारी दरगाहों की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब इसका कोई तर्क ही नहीं बनता ना। नहीं, समीर भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा अपनी कि 5000 वर्ष से पुराना जो लाक्षागृह है, जब इस्लाम धर्म था ही नहीं, अब वहां पर एक मजार बना करके आप करेंगे लाक्षागृह हमारा है। कहीं भी आप दरगाह बना दीजिए और बोलिए ये सारी जगह हमारी है। वक्फ बोर्ड को ये अपने नियम पर परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर समझाना चाहिए, कहीं की बात नहीं हो रही, बागपत की बात हो रही है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा था कि क्रोनोलॉजी को अगर दरगाह आप तो बना दी गई है। लाक्षागृह पहले वहां था, पहले दरगाह थी जब इस्लाम ही नहीं था। मैं बागपत की बात कर रहा हूँ। शास्त्री जी सुनना तो सीख लीजिए पहले। वारणावर्त इसका शुद्ध नाम है। अरे सर सुनिए, मजार अलग होता है और कब्रिस्तान अलग होता है। आप समझिए बात को, और वहाँ पर बात को समझना सीखिए भाई। दुर्योधन ने कह दिया, अरे जब आपको पता नहीं है तो फिर आप क्यों बार बार बोले जा रहे हैं? अरे समझ लीजिए ना सर, बिना युद्धेन केशव। मजार छोटी सी जगह में बनता है सर, और कब्रिस्तान के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है। श्लोक महाभारत में लिखा हुआ है। समझना ही नहीं चाह रहे आप। मैं क्या आप यहाँ भी जबरदस्ती बोल रहे हैं, कोर्ट में भी जबरदस्ती बोल रहे हैं। जबरदस्ती आप क्यों सोच रहे हैं कि आपके शोर मचाने से रंगरेज साहब क्या आपको सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो सरकार के अनुसार बना हुआ, संविधान के अनुसार, और जो प्रॉपर्टी उसमें दर्ज है उसका मालिकाने हक प्रॉपर्टी का जो है वो वक्फ बोर्ड के अंडर में आता है सर। और जो मैंने बताया कब्रिस्तान के लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होता है और बाजार के लिए तो सिर्फ। लेकिन मुझे लगता है रंगरेज साहब और शास्त्री साहब, पहले लाक्षागृह का निर्माण हुआ, पहले वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ। इस्लाम की स्थापना से पहले वाले जो हिंदू भाई थे 1970 से पहले के। शास्त्री जी, रंगरेज साहब, इसमें फैक्ट्स देखने की जरूरत है जो एएसआई ने सामने रखे हैं। एएसआई ने जब 1952 में उनकी देखरेख में खुदाई हुई तो सबूत सामने आए, तो ये फैक्ट्स बताने भी जरूरी। ये इन तर्कों के आधार पर बहस होनी चाहिए, ना इस बात को लेकर कि एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, और जिन सबूतों का निधि आप जिक्र कर रही हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल भी हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। लाक्षागृह के होने के जिन सबूतों की बात इस डिबेट में भी की जा रही है, आइए आपको उनके बारे में बता देते हैं। लाक्षागृह के सबूत अब तक क्या क्या हासिल हुए, और ये हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। 1952 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
की देखरेख में खुदाई शुरू हुई तो क्या क्या मिला, यह जान लीजिए। सबसे पहले तो यह मामला कितना पुराना है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 52 में ही एएसआई ने खुदाई की थी। खुदाई में मिले जो अवशेष थे वो दुर्लभ श्रेणी के माने गए, यह फैक्ट है। 4500 साल पुराने मिट्टी के बर्तन यहां से हासिल हुए खुदाई में। महाभारत काल भी इतना ही साल पुराना है, तकरीबन 4500 साल पुराना। इसीलिए इस दलील को बल मिलता है। 100 फीट ऊंचा, 30 एकड़ में फैला विशाल टीला भी यहां पर पाया गया। इस टीले के नीचे एक गुफा भी मौजूद है। 2018 में एएसआई ने एक बार फिर, यानी 52 में खुदाई हुई, फिर उसके बाद 2018 में फिर एएसआई ने खुदाई की, और यह खुदाई जो थी 2018 वाली, यह बड़े लेवल की खुदाई थी। बड़े पैमाने पर इस इलाके की खुदाई की गई और मानव कंकाल और दूसरे इंसानी अवशेष भी यहां से हासिल हुए। एक विशाल महल की दीवारें और बस्ती भी यहां से मिली एएसआई की खुदाई में। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, और कितने सबूत चाहिए, कितने साक्ष्य चाहिए? सर फैसला अदालत को करना है, लेकिन इन सबूतों को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता। सर जो आप बता रहे थे मिट्टी के बर्तन तो आज भी मिलते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर उनकी कोई एज लिमिट थोड़ी है। अरे एज लिमिट है कैसे नहीं, साइंटिफिकली प्रूव है। यही तो ये सर आप ना मदरसे से बाहर आइए, मदरसे से बाहर, यूनिवर्सिटीज में पढ़िए, आपको पता चलेगा एक साइंस चैनल के माध्यम से विवाद करना है। अच्छा ये बताइए, आपके सारे भगवान हमारी मस्जिदों में क्या कर रहे हैं, ये बता दीजिए। अरे आपकी मस्जिदें सेट किया जा रहा है, किसी तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जाए, उनके धार्मिक कोई नहीं कर रहा मुसलमानों को टारगेट। ये टारगेट ही तो है, और क्या है? मेरी बात सुनिए, ये तो अदालत एक सालों पुराने विवाद का निपटारा करने जा रही है। हाजी साहब, यहाँ पर कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा है। भाईचारा करते रहते हैं। आप ये बताइए, अपने आप अयोध्या का मामला नहीं मिट गया, आपको अयोध्या के जो फैसला आया उसमें कहा गया नीचे कोई अवशेष नहीं मिले। देखिए, तो ये जानबूझकर ऐसे मामले बनाए जा रहे हैं किसी भी तरीके से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन जो साक्ष्य, जो सबूत पेश किए गए हैं अदालत के, 40,000 एक सेकंड रंगरेज साहब, और ऐसे मुद्दे ये चुनाव के समय पे ही क्यों लेकर आते हैं? रंगरेज साहब, बात सबूतों की हो रही है। भारत के अवशेष नहीं है। ठीक है कपूर जी, मैं आऊंगी आपकी बात। पहले गुप्त युग आया। इस बीच वहां जाना बहुत जरूरी है। जिस मुद्दे पर बात हो रही है, जिस जगह की बात हो रही है, रंगरेज साहब एक सेकंड, कपूर जी आपके आतंकी थे, उसके बाद जो नहीं, कपूर जी देखिए कपूर जी, ये बहस डिरेल हो रही है। एक सेकंड, मैं आप तमाम खास मेहमानों का ध्यान खींचना चाहूंगी उस जगह पर जहां पर ये लाक्षागृह था। अच्छा, आराम से, महाभारत काल में जहां पर ये लाक्षागृह था। एक सेकंड रुक आराम से, एक सेकंड रुक जाइए जो आतंकी कपूर जी, एक सेकंड रुक जाइए। जहां ये लाक्षागृह था महाभारत काल में, जो कहा जा रहा है, जिसके सबूत पेश किए गए हैं अदालत के समक्ष, वहां से हमारे सहयोगी सुमंत जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगी आप तीनों खास मेहमान इस रिपोर्ट में नजर डालें जो सुमंत इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी सुमंत, वो दिखाइए वो सुरंग भी जहां पर ये कहा जा रहा था कि यहां पर ही वो लाक्षागृह बना था, कौरवों के जरिए बनवाया गया था। अब बिल्कुल देखिए निधि, अभी मैं उसी जगह पे, उसी टीले पे मौजूद हूं, और जो सबसे बड़ा जो आधार बताया जा रहा है वो यही सुरंग है। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये वही सुरंग है जहां मैं भीतर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसी सुरंग के जरिए जो कहा जा रहा है कि महाभारत काल के दौरान जो पांडव हैं वो यही लाक्षागृह से बचने के लिए उन्होंने इसी सुरंग का इस्तेमाल किया था। और जो लड़ाई अदालत में चल रही है उसमें भी हिंदू पक्ष की तरफ से जो एएसआई के खुदाई में मिले जो अवशेष हैं उसके साथ साथ ये सुरंग एक बहुत पुख्ता सबूत के रूप में पेश किया गया, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है। खास बात यह है कि जिस जगह पे ये लाक्षागृह है निधि, उसके पीछे कृष्णा और हिंडन नदी का एक संगम है। कहा जा रहा है कि इस लाक्षागृह से निकलने के बाद उसी जो नदी का जो संगम है इसके ठीक पीछे वहीं पे पांडव निकले थे। और जिस तरह से ये आपको ये जो सुरंग दिखाई दे रहा है, अंदर कहां तक है इसका जायजा लेना बहुत मुश्किल है। मैं कहूंगा, कोशिश करता हूं आपको और अंदर तक दिखाने का। तो यहां एक तरफ ये है और इसकी दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, वहां भी ठीक इसी तरह से सुरंग है। और इस पूरे अगर हम एरिया की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ठीक पीछे ये जो लाक्षागृह है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था, देखिए एक सामने भी सुरंग है, हालांकि यहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जैसा सुरंग मैंने आपको दिखाया, और ठीक पीछे इस टीले के पीछे ये जो जगह है यही
कृष्णा और ये हिंडन नदी का जो ये संगम है, इसी के बारे में कहा जा रहा है कि पिछले हिस्से में यहाँ पे पांडव लाक्षागृह से जब बचकर निकले थे तो यहाँ निकले थे। और तमाम ऐसे सबूत हैं, चाहे जो एएसआई ने 2018 में भी खुदाई की, 2020 में भी खुदाई की, उसमें भी ऐसे अवशेष मिले हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इससे महज 5 किलोमीटर दूर सोनौली में जिस तरीके से महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं, वो तमाम चीज़ें इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो ये दर्शाती हैं कि महाभारत कालीन सभ्यता के जो अवशेष हैं वो मिले हैं। एक जहाँ तक जिस पे मुस्लिम पक्ष की बात करें, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसी टीले के अगर आप ऊपर जाएं तो यहाँ पे एक शेख बदरुद्दीन की मज़ार है, कब्रें हैं, जिस जगह को आधार बनाकर मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि उनका यहाँ पे जो है उनका इस पे मालिकाना हक है। लेकिन सच्चाई ये है कि 700-800 वर्ष पूर्व आए और एक टीले के हिस्से में ज़रूर उनकी कब्रें और मज़ारें हैं, लेकिन उस आधार पे पूरे टीले पे दावा करना ये गैर मुनासिब है, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है। जैसा मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये दूसरा सुरंग है। जो मैंने आपको एक सुरंग दिखाया था, ठीक उसी का एक हिस्सा, जो कहते हैं ना कि एक तरफ से एंट्री दिखाइए जरा हरीश अंदर जाके, ये देखिए, ये निधि जो एक तरफ की सुरंग दिखाई, उसके सामने भी इसी तरह का सुरंग है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि एक तरफ से घुसकर और दूसरे तरफ निकले थे। तो आसपास और जो बरनावा गांव में जहां पे ये है, इसका वारना व्रत, ये वही 5 गांव है जिसके बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने जिन 5 गांवों की मांग की थी। तो जो आज की तारीख में जो बागपत, सोनीपत, ये यहाँ पे ये बरनावा, ये तमाम ऐसी जगह हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों के आधार पे इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। जल्दी से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये सच है कि शेख बदरुद्दीन की मज़ार इस 108 बीघे टीले के एक हिस्से में तो है, लेकिन उसके आधार पे पूरे उस पे दावा करना आपको लगता है कि कितना जायज़ है? देखिए, यवन काल में जो हमारे जो यवन बादशाह हुए, उन्होंने जितने भी धार्मिक स्थान थे हमारे आर्यावर्त देश में, उन सब पर अपना कब्जा करने का प्रयास किया। एक बात जो कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जल्दी से मैं आपसे ले लूं, कि उनके पास जो वक्फ बोर्ड में जो जमीन, जब से वो शेख बदरुद्दीन की मज़ार है तब से उनके पास कागजात है, हिंदू पक्ष के पास कागजात नहीं है। नहीं, कागजात है, उनके पास है ही नहीं, उनका तो मतलब ही नहीं। यहाँ तो वन विभाग और पुरातत्व विभाग का मतलब जो है वो कागज पुरातत्व विभाग या वन विभाग के, उनके पास कोई कागज है ही नहीं। वक्फ बोर्ड का मतलब ही नहीं। वक्फ बोर्ड होता आप उधर देखिए जा करके, क्योंकि इसमें बुत परस्ती होती नहीं, और बुत परस्ती में ये मानते नहीं कुरान के अंदर। उसमें तो ऊपर कुंडा भी लटका हुआ है जिसमें घंटा बजता था, वो आज भी मौजूद है। तो देखिए, इसका मतलब ये जो बोलेंगे वही थोड़ा होगा। हिंदू पक्ष ये भी दावा कर रहा है कि वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में ऐसा कुछ नहीं है जिसके आधार पर वो अपने दावे को पुख्ता बता पाए। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, अब बहुत हद तक तस्वीर आपके लिए भी साफ हो गई होगी। अब मैं आपके कमेंट से पहले कपूर साहब, एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा। जो खुदाई हुई उसमें 4500 साल पुराने अवशेष मिले। अगर हम महाभारत काल को समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो भी वही वक्त मिलता है क्या कि उसी वक्त में महाभारत काल की सारी घटनाएं घटी? देखिए, अभी जो हाजी साहब मुझसे कहा गया है। हाँ, अच्छा, आप कपूर साहब आपसे, उसके बाद हाजी साहब आप। महाभारत के बाद महाभारत कालीन के अवशेष वहाँ मिलते हैं, उस समय के पत्थर, उस समय के बर्तन, वो सब मिलते हैं। उसके बाद कुषाण युग आया, फिर गुप्त युग आया, उसके बाद हर्षवर्धन तक ये सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर जब ये इस्लामिक आतंकी आए बाहर से, मुसलमान नहीं, इस्लामिक आतंकी जो आए बाहर से, इन्होंने वहाँ, अब इन्होंने तो मतलब अपने जुल्म के बल पर, एक जैसे कहते हैं ये हमारा है, ऐसे करके कर दिया। उस समय हम लोग इस स्थिति में नहीं थे कि उनका विरोध कर पाते। वो एक डिक्टेटरशिप थी। ये पूरा गांव मुस्लिम हो गया, ये पूरा गांव इस्लामिक हो गया, ये करके चले गए। उसके बाद जब जब गुप्ता वंश, उनके भी अवशेष मिलते हैं, गुप्त वंश के भी और कुषाण वंश के भी, और हर्षवर्धन के टाइम पर। ये जो सुरंग सुमंत ने दिखाई, इसका कहीं जिक्र है कपूर साहब? मैं तो ये जानना चाह रहा था। हाँ, बोलिए। ये जो सुरंग सुमंत ने दिखाई, इसका कहीं जिक्र है क्या इतिहास? बिल्कुल है। इसका बिल्कुल महाभारत में पूरा वर्णन है, जो मैंने आपको बताया भी। विदुर ने ये बनवाया, विदुर ने अपने मजदूर भेजे इनको बनाने के लिए। विदुर ने जान बचाई पांडवों की, और पांडवों ने यही रास्ता चुना सुरंग का। लेकिन रंगरेज साहब, ये सबूत जो सामने है, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि आपके पास उतने दस्तावेज नहीं, उतनी दलीलें नहीं, उतने तर्क नहीं है। कुछ कहीं भी आगे अपना अधिकार जता देता है। कपूर जी, मैं जवाब ले लूं। रंगरेज साहब कुछ भी कर देता है। रंगरेज साहब, ये इन सबूतों पर आप क्या कहेंगे? निधि जी, जितनी भी प्राचीन इमारतें हैं आज भी जो हमारे देश में हैं, उनमें आप जाइए, घूमिए, वहाँ पे सारे में सुरंगें मिलेंगी।
और सुरंगों का महत्व कई सारी जगह भी है कि वहां से हवाएं भी आती थी। ASI की दलीलों को कैसे? अरे सर आप घूमने ही नहीं गए थे सर, मैं क्या बता सकता हूँ। आप जाइए एक बार, लखनऊ जाइए सर, आप लखनऊ में जाइए, आपको सारा आईना की तरह साफ दिखाई देगा। आप ये बताइए ना, आप एक बार बैठ लीजिए और बता दीजिए कि ये संपत्ति हमारे फला 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 भगवान जी की है। हमारी सारी संपत्ति हमारे भगवान की है। ये आपके आतंकी आए और उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। आतंकी कौन है, कौन तय करेगा? वो लुटेरे जब घूमते फिरते थे के कहने से, ये जो वहाँ पे जो अभी आपके इंटरव्यू दे रहे थे वहाँ पर जो आपके पत्रकार को, उनके कहने से थोड़ी अदालतें चलती है या उनके कहने से सब? अरे भाई दर्ज है वहाँ पर। अरे सर आप जाइए वक्फ बोर्ड में, सुन्नी वक्फ बोर्ड में वो प्रॉपर्टी दर्ज है। अगर हिम्मत है तो ले लीजिए फिर। इस्लाम है। मुझे लगता है कपूर जी नहीं, मुझे तो अदालत में गए ना, और अंग्रेज साहब तो अदालत में गए। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो अच्छा होगा। आंदोलन थोड़ी हो रहा है, अदालत में है, अदालत का रास्ता अख्तियार किया गया ना राजकुमार शास्त्री जी। कोई औचित्य नहीं निकलेगा, यहाँ लड़ाई करेंगे तो कोई औचित्य नहीं है। मामला अदालत में है और अदालत को फैसला सुनाना। शास्त्री जी आप कहिए। जी देखिए एंकर मैडम, सनातन धर्म के 4 वेद स्तंभ हैं, 6 शास्त्र हैं, 2 महाकाव्य हैं और 18 पुराण हैं। 2 महाकाव्यों में वाल्मीकि रामायण और श्री महाभारत ग्रंथ। महाभारत की ग्रंथ की रचना करने में 2.25 वर्ष वेद व्यास जी ने किया, समय लगाया। और उसमें वेद व्यास जी ने ये बात स्पष्ट लिख दी कि महाभारत में जो मैंने लिख दिया है, कोई व्यक्ति हंसी मजाक करते हुए भी इससे बाहर नहीं बोल सकता। अब यहाँ पर इस्लामिक सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है, यह कितने भी अपने तर्क वितर्क दे दे, महाभारत से बाहर ये जा नहीं सकते। और ज़्यादा समय का इंतजार नहीं है, बहुत जल्दी ही हम मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ एक ऐसा नियम सरकार से मांग करेगा जिसमें जितने भी तीर्थ स्थान हैं, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, प्रयागराज हो, काशी हो, वहाँ हर जगह से सारे मजार हटाई जाएंगी और जितने भी हिंदू धर्म स्थान हैं, मंदिर हैं, वहां से हटाने के लिए हम सरकार से पहले ये विवाद तो निपट जाए। और इसके शास्त्री जी पहले ये विवाद तो निपट जाए, फिर तो आप हाजी साहब की बातों को ही एक तरह से बल दे देते हैं जब कहते हैं नहीं इसके बाद हम सारी मजारों को हटवाएंगे। हाजी साहब मैं यही दिक्कत हो जाती है, मंदिर को हटा दिया जाना चाहिए। बताइए फिर क्या ये कोई समाधान है क्या? ये कोई समाधान? अरे सर आपका कहे का देश हो गया। अच्छा क्या योगदान है आपका? अरे योगदान बताइए ना, आपका क्या योगदान है? अरे हमारे बड़ों का योगदान देखिए। अरे सर फ्रीडम फाइटर के फैमिली से आता हूँ मैं। आप बताइए ना, आप अपना इतिहास बता दीजिए, पता लग जाएगा कि कौन किस देश में भूमिका किसकी रहेगी। अरे सर आज वो लोग बोल रहे हैं जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, सारे मंदिर हटा देने चाहिए। नेशनल टीवी चैनल पर बैठ कर ये कह रहे हैं इनके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए इस तरह के स्टेटमेंट से हमें बचना चाहिए टीवी डिबेट्स में भी, शास्त्री जी भी और हाजी साहब भी। मैं आप दोनों से ये गुजारिश कर रहा हूं, इस तरह के स्टेटमेंट से बचना चाहिए कि सारी मज़ारें, सारे मंदिर, यहां पर जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए, उस पर बात कीजिए। हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है, जो भारत है, वो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, उसकी सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए।